अभी जो नए रूल्स आए हैं उस हिसाब से उन्होंने बताया है कि अगर सपोज मान लो आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, ठीक तो है। आपने कंप्यूटर में ही काम करना है। अगर आप बोलते हो कि मैं नहीं कंप्यूटर में काम नहीं करूंगा, मैं शेफ बन जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से आपसे मुखातिब हूँ। आज 5 मई 2024 और आज हम इस वक्त बुडापेस्ट स्टूडियो में बैठे हुए हैं। और आज हमारे ख़ास करके जो स्पेशल गेस्ट हैं मोहतरम शेख अयाज साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, यहाँ पे बहुत पुराने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं हंगरी में ही, जो इस वक्त डब्रेसन यूनिवर्सिटी में है और डब्रेसन के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी में भी, लेकर मेन इनका जो वो डब्रेसन यूनिवर्सिटी एज ए साइंटिस्ट, प्रोफेसर और रिसर्चर, जो इंडियन काउंसिल को भी यहाँ पे लीड करते हैं। तो जनाब अयाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। सब चलो हम इनसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अयाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आज बुडापेस्ट में हमारे पास आए, तो बहुत शुक्रिया इस बात का। तो आप थोड़ा अपना तारफ़ कराइएगा पहले, फिर उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपका जो इन्विटेशन है, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे जो पॉइंट्स हैं आपके वो कवर कर सकें। मेरा नाम अयाज शेख है, मैं अभी करंटली डॉक्टर रिसर्चर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन में। इसके अलावा मैं यंग साइंटिस्ट हूँ वर्ल्ड फूड फोरम में, जो यूएन की सब्सिडरी है FAO की। एंड मैं उसी के साथ डॉस जो है, यहाँ का डॉक्टरल काउंसिल जो है, वहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जहाँ पे हम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं PhD स्टूडेंट्स को, या जो भी स्टडीज़ करने आते हैं यहाँ पे, रिसर्च करने आते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डील करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, कोई इश्यूज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं या फिर स्टडी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी, चलो बहुत बहुत मेहरबानी जनाब। चलो इतना भी तो हमें, सबसे पहले प्लीज ये बताइएगा कि आपको तो काफी अरसा हो चुका है यहाँ पे जी जी हंगरी के अंदर जी आए हुए, और खास करके अब इस वक्त तो आप एक अच्छी स्टेज पे भी यहाँ पे हैं। जी इस वक्त सबसे पहले जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा इशू पे बात करेंगे, और उसके अलावा एक स्कॉलरशिप पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत से दोस्त ये लिखते हैं कि हमें कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि हम यूरोप में आए, या जो खासकर जो स्टडी वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या सुजेशन करते हैं कि वो उनके मसलन हंगरी में आना चाहिए उनको पढ़ाई के लिए, और जो स्कॉलरशिप है उसमें उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, थोड़ा इसमें आप ज़रा पहले बता दीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अहमियत रखता है ये क्वेश्चन। जिसको भी पढ़ने आना है हंगेरी, आई मीन वो लोग सब ट्राई कर सकते हैं। यूरोप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जी। तो हंगेरी एक अलग कंट्री है यूरोप में, जो ऐसा मुल्क है जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। हंगेरियन गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप अनाउंस होती है हर साल नवंबर, अक्टूबर नवंबर जी में, जी 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 जी। जिसका नाम है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम। जिसके स्टेपेनियम हंगरी कम, जी, हाँ। तो जिसके थ्रू ऑलमोस्ट 120 ममालिकिन कंट्रीज के ममालिकिन, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ आते पे हैं, आते हैं। और हर सबसे ज़्यादा रेशो इंडिया और अफ्रीका से होती है, या नहीं, एशिया से है सबसे ज्यादा। सबसे ज़्यादा रेशो? पाकिस्तान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, मिडिल ईस्ट की जो बहुत सारी कंट्रीज है, जी। और उसके बाद अफ्रीका। मतलब सबसे ज्यादा एशिया से आते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा अफ्रीका, और उसके बाद लैटिन अमेरिका, और उसके बाद यूरोप के उधर से कुछ। भी आते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्कॉलरशिप होती है इसमें उनको अप्लाई कैसे करना होता है इसमें, क्योंकि नए बंदे होते हैं, नए बंदे को तो पता नहीं होता, और क्योंकि एजेंट माफिया उससे भी उनको जी जान जी जी, छुड़ानी होती है, बिल्कुल। तो वो क्योंकि इतने पैसे नहीं होते उन लोगों के पास कि वो उनके साथ वो कर सकें। देखिए, बहुत सारे वेज होते हैं, अब सबका अपना अपना काम होता है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता, तो वो जाते हैं एजेंट के पास या कोई भी पर्सन के पास जो उनकी मदद कर सके। बट जो, अगर आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, और आपको ज़्यादा नॉलेज है, उनकी एक वेबसाइट होती है जैसा कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम .hu। वहाँ पर आप जाने के बाद वहाँ पे सब कुछ सारी डिटेल मिल जाएगी। ये स्कॉलरशिप में 3 सेगमेंट होते हैं, जिसमें ठीक आप है। बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट किया है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है तो आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PhD के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सुपरवाइजर, जो आपका गाइड होता है, उसका कंफर्मेशन या लेटर होना ज़रूरी होता है। तो जैसा मान लो सपोज आपने FSC किया है, जैसा एशिया में स्पेशली इंडिया, हाँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी जी। श्रीलंका में यूजुअली +2 जो होता है, +2 के एफ एस बाद। सी जी, एफ ए या जी, एफ एस सी जो। तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपको एप्लीकेशन करनी होती है उनके पोर्टल पर। जब उसके बाद जब आप एप्लीकेशन करते हैं,
तो एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकलता है यहाँ से भी और अपने गवर्नमेंट से भी, क्योंकि तो ये गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अंडर ये स्कॉलरशिप आती है। ठीक तो है। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इनफैक्ट आपको अपनी गवर्नमेंट से भी राब्ता करना होता है। ठीक है। जैसा अपनी जो कंट्रीज होती है वहाँ का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है वो हर साल वो नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। सपोज कुछ कंट्रीज में एग्जामिनेशन होती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, तो वो आपको फॉलो करनी होती है। उसके बाद जो है पूरी एडमिशन प्रोसेस फॉलो होती है हंगेरियन गवर्नमेंट की साइड से। ठीक है। जी, जो टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन है वो ये स्कॉलरशिप कंडक्ट करता है। और ये जो इनकी फीस वगैरह होती है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा जरा। हाँ आजकल, मतलब, पहले तो जब आप आए थे उस वक्त तो शायद काफी, जी लेकिन कहते हैं कि यूरोप की काफी जो कंट्रीज हैं इनकी बहुत कम है उस लिहाज से। पता हाँ नहीं सच है या नहीं, लेकिन ये नहीं, आप बिल्कुल सच है ये। हंगेरियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग बड़ी अच्छी है वर्ल्ड में। और कुछ यूनिवर्सिटीज है हंगेरी में, जैसा कि बीएमई हो गया, डेब्रिसन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकोस हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ शोब्रोन हो गया, पेज हो चेचेन गया। ईस्टवान हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ पेच हो गई, अच्छी, जी जी। और मतलब माते हो गया, हाँ, ओबुदा यूनिवर्सिटी हो अबू गई, धाबी कॉर्विनस यूनिवर्सिटी हो कार्विनस हो गई, गई। और भी मतलब बहुत अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ ठीक द है। बेस्ट एलटे भी है। एलटीबी तो में ये, बहुत बंदे आए हाँ, हैं, ये हाँ। बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज जो वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग में आती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो फीस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप कंपेयर करें जर्मनी या फ्रांस, इटली या फिर जो ऐसी उनसे। कंट्रीज है, वो ठीक है। कंट्रीज के फीस से यहाँ की जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, फर्स्ट। और यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कंट्री से वो भी अफोर्डेबल है। सपोज अगर आप जर्मनी जैसी कंट्री में जाते हो तो आपका एक एक्स अमाउंट, लेट्स से 1000 से 12,000, 1200 यूरो आपका कुछ मंथली खर्चा होगा, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी लोकेशन। ठीक है। वही खर्चा आप हाफ खर्चे में आप यहाँ पे, आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो भी हो सकता है। और इनफैक्ट आपकी जो फीस है वो 50% कम होती है ये कंट्रीज से, उन कंट्री से यहाँ पे। यहाँ पे। जी अगर आप मिसाल के तौर पे अगर जर्मन की 6,000 हो तो यहाँ 3,000 होगी। जी, अगर वहाँ 10,000 है तो यहाँ यहाँ 5 होगी। 5,000 होगी। जी और ये जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनको जो अकोमोडेशन है वो भी मिलती है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है जब आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो उसमें 3 अलग-अलग रूल्स है। जैसा बैचलर और मास्टर्स के लिए स्पेशल मतलब एक स्कॉलरशिप होती है, पीएचडी के लिए अलग होती है। ठीक है। बैचलर्स मास्टर्स के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है, समथिंग 83,000 फॉरेन मिलते हैं, जिसमें 40,000 आपका अकोमोडेशन होता है और 43,000 का आपका जो डेली एक्सपेंसेस होता है वो होता है। ठीक है। तो ये इतना अभी फिलहाल की कंडीशन में जो इन्फ्लेशन है उस हिसाब से इनफ नहीं होता। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में रहते हैं तो आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो फ्री होती है। जैसा कि मान लो स्कॉलरशिप से आपका कवर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको 40-50,000 पॉइंट, 43,000 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इसके साथ आप, यानी कि जो रहने के लिए जगह मिलती है उसके अलावा भी आपको पैसे भी मिलते हैं। जी 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 बिल्कुल, उसके साथ आपको पैसे भी मिलते हैं। और इनफैक्ट जैसे आप पढ़ाई करते हो कंप्लीट, तो इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसा मान लो कि आप बैचलर्स कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो ठीक इंजीनियरिंग में 7 सेमेस्टर का कोर्स होता है जिसमें एक सेमेस्टर इंटर्नशिप होती है। ठीक है। और उसके बाद आप जॉब सर्चिंग वीजा अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास स्किल्स है अच्छे हैं, आपने बड़ा अच्छे से स्टडीज में फोकस किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है लैंग्वेज। ठीक है। आप यूरोप में कोई भी कंट्री में चले जाओ, अगर आपको लैंग्वेज आती है, वहाँ की लोकल जबान जो होती है, ठीक है। अगर वो आपको आती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं। क्यों तो सभी सभी लोग, आपको तो पता है यहाँ पे सभी लोग लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। जी अगर आपको लोकल लैंग्वेज हाँ, ना है मोस्टली तो नहीं होता कुछ भी पॉसिबल। अयाज भाई जो कह रहे हैं मेन इनका ये है कि आप जिस कंट्री में जाते हैं, आप अगर यहाँ पे 2 साल का आपका पीरियड है यहाँ पढ़ाई का, कुछ बंदों का 3 साल का और कुछ का 5 साल का भी है। अगर आप 3 साल या 5 साल यहाँ पे रहते हैं तो 5 साल के अंदर अगर आप इनकी लैंग्वेज खास करके अगर सही ना भी सीख सके तो बेसिक आनी चाहिए आपको। क्योंकि जब आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, बहुत से दोस्त हैं यहाँ पे जिन्होंने 5-5 7-7 साल लगाए हुए हैं और वो कुछ भी नहीं जानते लैंग्वेज के बारे में, और उनके दिमाग में ये है कि हमने यहाँ रहना ही नहीं। इसके अलावा अगर हंगरी छोड़ के किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज भी ज़रूरी है, चाहे जहाँ मर्जी जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी आए वो, ये आपको यूनिवर्सिटी वाले भी टाइम देते हैं और क्लासें भी कराते हैं वहाँ पे, आपको हिम्मत करके वो लाजमी सीखनी चाहिए लैंग्वेज, बेसिक कम अज़ कम इतनी आनी चाहिए। आप किसी भी जॉब सिलसिले में किसी भी कंपनी में अप्लाई करें तो वहाँ पे वो पहले पूछते हैं कि आपको हंगरियन कितने परसेंट आती है। तो कम अज़ कम अगर आप ये कह सकते हैं उनको कि हम बेसिक आती है और हम आपको इंटरव्यू हंगरियन में ही देंगे इतनी, तो आपको जॉब मिलने के 99% चांस है। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं
जो यहाँ पे डॉक्टर भी पढ़ चुके हैं, जो इंजीनियर भी हैं, जो प्रोफेसर भी हैं, लेकिन इतनी पढ़ाई कर चुके हैं, जिन्होंने पीएचडी भी की हुई है, और उनके लिए जॉबें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं सबसे पहले आप लैंग्वेज जो बेसिक है वो इस वजह से। जी अयाज भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरे असल में अभी क्वेश्चन ज़्यादा हैं। एक शॉर्ट मुझे ये बता दें कि जो आप डॉक्टर कौंसल यानी कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाँ, उसके डॉस उसके बारे में थोड़ा सा, ये डॉज के बारे में थोड़ा बताइएगा। डॉस जो है यहाँ पे जो पीएचडी कैंडिडेट की एसोसिएशन है, एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सारे डॉक्टर काउंसिल के मेंबर्स हैं। हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव है अलग, जो जितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं दुनिया के हर कोने से। जी तो जैसा मान लो इंडिया से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जितनी कंट्रीज है, सपोज मान लो इंडिया से कुछ 30 40 50 बंदे हैं, हर साल आते हैं तीस ठीक है। चालीस बंदे। हाँ तो ऐसे हर साल जब भी जितने आते हैं, सपोज 150 200 बंदे हर साल पढ़ते हैं पीएचडी, ठीक है। सब अलग अलग ईयर में होते हैं। तो ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड, इनके रिसर्च रिलेटेड हो ठीक गया, है। या कोई ऐसे पब्लिकेशंस रिलेटेड, या कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड, काउंसिल से रिलेटेड हो, उनके डॉक्टर स्कूल से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसा इश्यू हो जो ये लोग खुद से एड्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इनके लिए गवर्नमेंट ने, हंगेरियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। डॉस। ठीक है। तो ये जो डॉक्टरल काउंसिल है, इसके अंदर ये लोग सारी चीजें, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। तो ये काउंसिल टाइप होता है, जैसा कि मान लो एसोसिएशन होती है बहुत जी सारी जी जी जी। गवर्नमेंट की है, वो ठीक तो ये है। प्राइवेट एसोसिएशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसको गवर्नमेंट तक सॉल्व, पहुंचाया जाता है कि भाई ये बच्चों उसका की सोल्यूशन ये, निकालते हाँ, हैं। सोल्यूशन निकालते हैं कि ठीक ये है। चीजों को कैसा हल करना है, ये प्रॉब्लम्स को कैसा सॉल्व करना है। तो ये एक अलग एरिया हो गया है ठीक है। काम का। ठीक। अच्छा, इसके बाद एक मुझे थोड़ा सा, क्योंकि आप डब्ल्यूएस यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहाँ जी पे जी रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ जी पे जी। समझे फ्यूचर में इंडियन साइंटिस्ट भी हैं आप, तो उसके बारे में थोड़ा डब्ल्यूएस यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके रेशो, वहाँ पे आने वाले स्टूडेंट, और खास करके हमें दो तीन चीज़ें ये बताइए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके स्टूडेंट कितने परसेंटेज लोग आते हैं और उनकी रेशो क्या है? सबसे बड़ी बात तो डब्ल्यूएसएन यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड में अच्छी रैंकिंग में है, टॉप अच्छा। 500 रैंकिंग में आती है, टॉप 500 600 रैंकिंग में आती है, और एग्रीकल्चर जो है वो टॉप 200 में आता है फर्स्ट। ठीक है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो हंगेरी के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बच्चे डब्ल्यूएसएन में पढ़ते हैं। अच्छा, ज़्यादा ऑलमोस्ट ज़्यादा। 9,000, 8 से 9,000 के बीच की रेंज है इंटरनेशनल स्टूडेंट की। अच्छा। सो ये यूनिवर्स मतलब यूरोप में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा एशिया के स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में, बिकॉज जैसा कि मिडिल ईस्ट हो गया, स्पेशली मिडिल ईस्ट में बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी बहुत सारे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। और जो लोगों को मेडिसिन करना होता है, जब वो भी, हाँ, जो है ना, मतलब जो अगर वो अपनी कंट्री में गए तो उनके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो ज़्यादा। जाता है, तो वो लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, क्योंकि तो डेब्रिसन यूनिवर्सिटी मेडिसिन एजुकेशन के लिए वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, और चलिए। स्पेशली यूएस और कनाडा के बच्चे भी यहाँ के डेब्रिसन में पढ़ते हैं मेडिसिन। तो अच्छा, इसलिए ज़बरदस्त। जो है, जो देसी लोग हैं, स्पेशली जो जी जी। अपने एशिया के, वो लोग स्पेशली डेब्रिसन आते हैं, कि तो डेब्रिसन में फैसिलिटीज है बहुत सारी अच्छी, और मेडिसिन के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज है। तो वो लोग मेडिसिन आके वहां पढ़ते हैं, और स्पेशली ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 1,500 लोग कुछ एशिया से होंगे जो इतने अभी होते पढ़ हैं? रहे हैं। हाँ, रैंकिंग अच्छी है। और जो टाउन है वो स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए फेमस है। पढ़ाई का माहौल है वहां पर, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि तो वहां पे कोई और ऑप्शन है नहीं आपके पास। अच्छा। और दूसरी बात, बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर से, मतलब जो बहुत ही हाईली फेमस, मतलब साइटेड रिसर्चर्स हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा उनके फील्ड में काम किया है, ऐसे प्रोफेसर है वहां पे, जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आ गया क्वेश्चन, जो खास करके जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो मसलन जो 2020 से 21 22 23 में कोविड के बाद यहाँ पे, क्योंकि जॉब्स के भी इशू काफ़ी ज़्यादा आए, जी जी। तो उनको, कुछ लोगों को तो अभी भी जॉब के इशू है। हम्म। उनका क्या है, क्योंकि वो यहाँ पे पढ़ तो लेते हैं, तो नॉन लैंग्वेज होती है उनके पास, उनके लिए आप क्या कहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? सबसे बस बेसिकली उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको सही से पढ़िए। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चे आते हैं यहाँ पे, पढ़ने से ज्यादा उनको फिक्र होती है नौकरी की, तो वो पढ़ाई को तवज्जो नहीं देते, और उनकी जो स्किल्स होते हैं वो सीख ही नहीं पाते। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉय वाले खास करके, उनके लिए तो इशू होता है पैसों का भी, जो क्योंकि वो पैसे लगा के आए होते हैं और उन्होंने नेक्स्ट अगले साल की फीस भी उन्होंने भरनी होती है, तो वो पूरी जोर लगाते हैं कि कभी
हमारी फीस ही निकल जाए, क्योंकि उनको सब कुछ करना होता है। और जो स्कॉलरशिप आते हैं उनके लिए तो वो आसान है, उनके लिए तो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो स्कॉलरशिप, देखिए प्रॉब्लम सबको होता है, फाइनेंशियल इश्यू सबको होते हैं, सबको होता है। जरूरी जी जी, नहीं ये है कि तो हर कोई अमीर नहीं होता, अमीर होने के बाद भी उसको पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, ये तो बात तो सिंपल है। सी बात है, जो जो स्कॉलरशिप पे है और जो सेल्फ पेड है, सबको प्रॉब्लम होती है। लेकिन सबसे पहले जो मकसद से आया होता है वो मकसद पे पहले फोकस करना चाहिए, जो पढ़ाई होती है। जी जी जी। एक्चुअली जब बच्चे आते हैं तो पढ़ाई छोड़ के सब चीजों पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर वो पहले अपनी पढ़ाई पे, स्किल्स पे फोकस करेंगे, लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, तो उनके जॉब पर्सपेक्टिव अच्छे होंगे। सबसे पहली बात है, आपको मालूम ही नहीं है आपको जाना कहाँ है और आप घूम रहे हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, ऐसा तो नहीं फिर होना उस चाहिए। उसमें तो हाँ, फिर वो तो आपका जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये, आप जैसा मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो ठीक आपको है। पता होना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कौन से ऐसे स्किल्स होंगे जो आपको जरूरत होगी। सबसे पहली है कि आपको उसमें के सर्टिफिकेशन आने चाहिए, उसमें के मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें, वो आने चाहिए। और ठीक है। सबसे ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इंटर्नशिप करिए। आप कोशिश करिए कि आपको इंटर्नशिप मिले कोई अच्छी कंपनी में, जहां पे आप सीख सको बेसिक। अगर आपको कहीं पे इंटर्नशिप मिल जाती है तो वहीं पे आपकी जॉब मिल जाती है। अभी तो हंगरी में ही नहीं, यूरोप में बहुत सारी अच्छी टॉप कंपनीज हैं मैकेनिकल इंजीनियर, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए। ठीक है। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और रिजेक्शन आना बहुत ही कॉमन चीज है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई रिजेक्शन आ रहा है, तो रिजेक्शन तो आएगा ही, रिजेक्शन आने के बाद ही तो आपको सक्सेस का मजा पता चलेगा। फिर तब भी डायरेक्शन बदल। जी। अच्छा, जो अभी अभी इस वक्त नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जी। क्योंकि इस साल भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, खास करके हमें, हमारा फोकस तो खास कर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जी। जी। हमारे जो रिलेटेड कंट्रीज उन पे है। तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, जी। जी। क्योंकि उन हर बंदा अलग शोबे में आ रहा है, कोई किस में है, कोई लॉयर, कोई इंजीनियर, कोई किस में है। लेकिन अगर वो लोग आगे क्या करें, ऐसा क्या करें कि आगे उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके, क्योंकि वो अभी आए, जी। उनको 4 साल आगे पढ़ना है, उनके लिए कोई ऐसा बताएं कि वो उस रास्ते पे ही चले। अभी तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की ओर बढ़ रहे हैं, कि तो हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बढ़ रहा है, और उसके लिए हमारे पास ट्रेन लोग नहीं है। तो ठीक है। सबसे बड़ा आने वाले जो 20-25 साल है वो ये डेडिकेटेड रहेंगे आईटी, कंप्यूटर, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस से रिलेटेड। ठीक है। अगर समझ लीजिए, आप जस्ट अभी 12वीं मतलब +2 कर रहे हैं, +2 के बाद जो ऑप्शन है, तो हाँ। आप अगर कंप्यूटर आईटी या कंप्यूटर में सेलेक्ट कर सकते हैं, एआई या डेटा साइंस में कम काम कर सकते हैं। तो आने वाले जो 20-25 साल है वो डेडिकेटेड है ये फील्ड के लिए। जो ठीक भी है। होने वाला है ये फील्ड से रिलेटेड होगा, कि तो सारे फील्ड्स में ये बहुत कंपलसरी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। ठीक है। ये जिसको भी नहीं आता होगा वो जॉब सेक्टर से ही निकल जाएगा, कंपनियां उन्हें हायर ही नहीं करेंगी। अय्याज भाई, एक और सवाल है आपसे, कि क्योंकि जो नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में लोगों को थोड़ा ध्यान फिक्र रहती है कि अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, हम यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे तो उसके बाद हमें कुछ सेल्फ की तरफ भागते हैं, कुछ वर्क परमिट की तरफ भागते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा प्लीज। या ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्चुअली क्या होता है, लोग आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, कोई मैकेनिकल काम करता है, कोई इलेक्ट्रिकल, या कोई बहुत सारी चीजें हैं, कोई एग्रीकल्चर में है या कोई पब्लिक हेल्थ में है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई चीज को पढ़ रहे हैं तो आप उसी में रहें, उसी में कंटिन्यू करें। अभी जो नए रूल्स आए हैं उस हिसाब से उन्होंने बताया है कि अगर सपोज मान लो आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, ठीक तो है। आपने कंप्यूटर में ही काम करना है। अगर आप बोलते हो कि मैं नहीं कंप्यूटर में काम नहीं करूंगा, मैं शेफ बन जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, वो तो आपको, वीजा नहीं होगा? नहीं वीजा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप बता रहे हो कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप आए हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का काम करने तो के आगे लिए। आप उसके लिए इशू आएगा। जी बिल्कुल, जो नए रूल्स है उस हिसाब से आपको पॉसिबल नहीं होगा, मतलब आप कोई भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। आपको वो फील्ड में जो आप काम कर रहे हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, अगर आप उसी में कुछ आगे करना चाह रहे हो या आपको उसी में जॉब मिल रही है, तो ही आपकी परमिट या आपका जो भी स्टे है वो कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं ये छोड़ के कुछ और कर लूं, या मैं ड्राइवर बन जाऊं, या मैं कुछ वोल्ड कर लूं या कुछ कर लूं, तो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं अगर होगा। आप कोई चीज स्किल्ड कर रहे हो तो आपको स्किल ही करना पड़ेगा, आप अनस्किल्ड नहीं बन सकते। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सेल्फ एम्प्लॉय के लिए लोग भागते हैं यूनिवर्सिटी छोड़ के, जी। उसके बारे में जरा नए लॉ के मुताबिक अभी अभी आप क्या समझते हैं कि तो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन जो मेरे को समझ में आती है, लॉ तो अलग बात है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको बेसिक चीज समझ में आती है कि जो स्किल कैटेगरी है वो लोकल लोगों के लिए है। भाई आपको अगर कोई बेसिक स्किल जो है वो आपको करना है, तो यहाँ पे लोग हैं ना उस चीज के लिए, आपको क्यों अपॉर्चुनिटी दे। भाई आप ऐसा कुछ करो एक्सेप्शनल कि हाँ कि ये काम
आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता भाई। जैसा मान लो बाइक चलानी हो गई या कोई भी चीज डिलीवरी करनी होगी, इसमें कुछ स्पेशल स्किल नहीं लगते। तो ये बहुत कॉमन चीज है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ ऐसी कॉमन चीज, मतलब जो कॉमन हर कोई कर सकता है, तो वो आपको आपने वो क्यों करनी है। आपने सही। कुछ ऐसे करना है जिसको लोगों को भी जरूरत हो, नेशन को भी जरूरत हो, कंट्री को भी जरूरत हो। वो हंगरी में ही नहीं, अगर आप यूरोप में कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप कोई फील्ड में स्पेसिफिक आप उसमें एक्सपर्ट हो, तो आपने वही करना है। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं डॉक्टर हूं लेकिन मैं इंजीनियर का काम करना चाहता हूं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं बन पाते। चलो अयाज भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने टाइम दिया। सब दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई स्पेशल पैगाम अगर आप देना चाहें, खास करके जो फार्मर हैं यहाँ पे, उनके लिए अगर कोई खास पैगाम देना चाहें जनाब, तो आप वो दे सकते हैं। उनके लिए जॉब के हवाले से, रहने के हवाले से, यहाँ के लॉज हैं, यहाँ पे सिग्नल हैं, चाहे डिलीवरी मैन है, इनके लिए थोड़ा सा इनको जरा ब्रीफ करें प्लीज इसके बारे सबसे में। इम्पोर्टेंट मैं ये बताऊंगा कि क्या होता है कि एशियन कंटेक्स्ट में जो लोग आते हैं, वो सबसे बड़ा लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो लोगों को डिसिप्लिन लॉ फॉलो करने की आदत होती नहीं है। वो तो हम उसमें हाँ, शामिल। तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको क्या लगता है कि वो एशिया में ही है, जबकि ये बहुत गलत है और अच्छी बात नहीं है। जब आप यहाँ आते हो तो आप अपने मूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जी आप एक पहचान हो अपने मूल की। और आप आके यहाँ पे रूल्स ब्रेक करोगे, गलत काम करोगे, गलत चीजें करोगे, तो आपके मुल्क का नाम खराब होगा। जी। इससे क्या होगा, लोग नाम उठाएंगे, लोग गलत बातें हाँ, वो करेंगे। तो डायरेक्ट कंट्री का नाम लेंगे। हाँ, तो उससे क्या होगा, अपने मुल्क का नाम खराब होगा। तो बेहतर ये होगा कि आप जो है चीजों को, जब तक आपको समझ नहीं आता या आपको पता नहीं है लॉज रेगुलेशंस, या सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप गोल्ड डिलीवरी कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ के रूल्स, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस पता नहीं है, तो आपने नहीं करना। आपने स्पेशली जाइए, आप ट्यूशन लगाइए, उसके आप ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद आप काम करिए। अगर आपको कुछ पता है ही नहीं और आप काम कर रहे हैं, फिर कल को चल के कुछ हो जाता है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है। आप भी होगे रिस्पॉन्सिबल, आपका मुल्क रिस्पॉन्सिबल होगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। सही तो बात ऐसा है। कोई काम ना करे जिससे आपके मुल्क पर लोग नाम उठाए। उससे क्या होगा कि सब लोग मुल्क के नाम पर आपके जो है जी। गलत बात करेंगे, जो अच्छी बात नहीं है। वो हर हर मुल्क के लिए जायज है। एशिया में कोई भी मुल्क हो, एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में आप कहीं से भी आते हाँ, हो। वो तो डायरेक्ट कंट्री का नाम लेंगे, जी, उसमें इसमें तो कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। चलो बहुत मेहरबानी है याद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।